हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बड़े होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। क्या सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से एक बारी कंफर्म कर देंगे भाई। कंफर्म कर दो भाई। ओ भाई, चलिए। गुड मॉर्निंग अलीशा, शगुन, रंजन, लक्ष्मण, आदित्य, कार्तिक, शिवानी जी, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज फाइनली लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। फाइनली, थैंक यू गॉड, आज लास्ट लेक्चर आ गया इस चैप्टर का। ना 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 ना। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं। बुक्स आ गई हैं? ओके ग्रेट यार, बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि बच्चों की बुक्स आ गई हैं, अब वो हमें नहीं डांट रहे हैं। आइए बात करते हैं, आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लें पहले, फिर स्टार्ट करें। यस सर, इंपॉर्टेंट बातें पहले करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें फिर करेंगे नॉन इंपॉर्टेंट बातें, लेकिन बातें करते रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, हाँ रवि बेटा सब बता रहा हूं, डोंट वरी डोंट वरी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आज हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो रहा है। आज हमारा क्या हो रहा है? चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी है? सर करनी है ना राइटिंग प्रैक्टिस। करना चाहते हो ना उसकी राइटिंग प्रैक्टिस? आईसीएआई मॉड्यूल से, आईसीआई मॉड्यूल से आज ही कर लेंगे दोस्त, आज ही कर लेंगे। कल किसने देखा है? ठीक है, आज 9 PM से लेकर 10 PM 1 घंटे का सेशन लगाएंगे। सर आप हमें जीने क्यों नहीं देते हो? बेटा क्या करूं, जो बच्चा नहीं देख पाएगा वो बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम आज ही राइटिंग प्रैक्टिस खत्म कर लें, ठीक है। ओके सर, इसका एमसीक्यू एंड पीडब्ल्यू क्वेश्चन बैंक की वीडियो भी मैं ट्राई करूंगा आज ही अपलोड हो जाए। एमसीक्यू एंड पीडब्ल्यू क्वेश्चन बैंक की वीडियो आज ही अपलोड हो जाए, ताकि कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखना चालू कर दें। ठीक है सर अभी तक सर वो चैप्टर 2 के एमसीक्यू, सर चैप्टर 2 के एमसीक्यू और पीडब्ल्यू क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो नहीं आई है। बेटा वही मैंने आपको ऑडियो वाला बताया था ना, उसमें ऑडियो वाला इशू था, वो मुझे रिकॉर्ड करनी है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आज कल में मैं उसे एज सुन एज पॉसिबल रिकॉर्ड करके डलवा दूंगा। आई एम सॉरी ये थोड़ा सा डिले हो गया, बट ये वाली हमारे पास रेडी है, ये तो डलवा ही देंगे। ठीक है, आज आईपीएल है। अबे ठीक है। हैंड रिटन नोट्स सर, आदित्य हैंड रिटन नोट्स का नहीं समझा बेटा। अरे हाँ, अरे एक और चीज तो बताना ही भूल गया, 5वीं पॉइंट, ठीक है। एक चीज तो बताना ही भूल गया, रिवीजन वीडियो भी डाल दे इस चैप्टर की, क्या बोलते हो? रिवीजन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, जैसे पहले 2 चैप्टर की डाली थी। तुम बोलो, बस तुम बोलो, हम डाल देंगे। डन 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 डन, ग्रेट। देखते भी हो तुम लोग? हाँ हाँ कह रहे हो, देखते भी हो। सेक्शन नंबर वाला वीडियो भी बाकी है। अबे यार तुम लोग ना मुझे जीने नहीं दोगे भाई साहब, जीने ही नहीं दोगे।
अच्छा हाँ, एक बच्चे का डाउट आ रहा था, मैं वो आंसर कर देता हूं। एक बच्चे का डाउट आ रहा था यार, एक तो तुम यार लोग ना यार डाउट इंजन में डाउट पूछा करो, है ना। मैं डाउट पूछा था आपके लिए बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला डाउट आपका ये था, एक बच्चा पूछ रहा था सर कि मैंने प्रो बैच खरीदा है, सर मैंने प्रो बैच खरीदा है, क्या मैं चैप्टर 1 राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, अमनदीप बेटा वो पहले ही हो चुका है, ठीक है। चलिए, तुम्हें पता ही नहीं चला। प्रो बैच की अगर मैं बात करता हूं, प्रो बैच की, तो आपको एक खजाना फीचर मिला हुआ है ना, खजाना फीचर मिला हुआ है। तो बच्चा पूछ रहा था सर अगर मुझे जल्दी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ना जल्दी खत्म करना होता है, ओके, कई स्टूडेंट्स को जल्दी खत्म करना होता है, तो क्या मैं लॉ के लेक्चर्स खजाना से देख लूं? तो यस बेटा आप देख सकते हो, लेकिन सर जो चेंजेस आएंगे वो कैसे पता चलेंगे? जो चेंजेस बेटा, चेंजेस वैसे भी अभी आपको पता नहीं चलेंगे। चेंजेस जो जो भी चेंजेस आते हैं वो आपको एक महीने पहले, एग्जाम से एक महीने पहले एक वीडियो अपलोड होगा जिसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट वीडियो, जिसे हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट वीडियो बोलते हैं। उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें कवर कराया जाता है। तो आप देख सकते हो, अगर आपको वो ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोबारा मतलब बार बार ये चीज मत पूछना कि क्या हम पुराने, क्योंकि अकाउंट्स के तो आप देख ही सकते हो, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, मुझे पता है वो सब आपने चालू कर दिया होगा। लॉ में आपको कुछ डाउट था, तो लॉ का मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है, स्टार्ट करें फिर आज का सेशन, यस और नो? चलिए, मुझे जो इंपॉर्टेंट बातें करनी थी मैंने कर ली हैं। चलिए, ओके सर, लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। तो आज हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं जैसे हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं, बिकॉज रिवीजन वीडियो आने ही वाला है पूरे चैप्टर का, तो वही से आप पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा उससे, और जितनी बार चाहे उतनी बार आप कर सकते हैं। कल बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है कार्तिक, कल वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। मोस्टली अब हम एक छोटा चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, मोस्टली हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो प्लानर के हिसाब से है, दैट इज डिक्लेरेशन। ये छोटा चैप्टर है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बहुत बड़े चैप्टर हो गए, अब छोटा चैप्टर, 3 लेक्चर लगेंगे, 3 लेक्चर में चैप्टर सफा चट, सफा चट। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आइए, तो आज का टारगेट क्या है? पूछो 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 सर, आज का टारगेट क्या है बेटा? टुडेज टारगेट, आज बस एक ही सेक्शन पढ़ना है हमें, टुडेज टारगेट, दैट इज सेक्शन नंबर 42। हमने पढ़ा नहीं था ना, बस वो खत्म कर लेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन नंबर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूं बेटा, बेसिक ओवरव्यू। कल हमने जो पढ़ा था वो रिवाइज करा देता हूं पहले प्राइवेट प्लेसमेंट का, और फिर एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं। मैंने आपको कल ये पढ़ाया था कि एक कंपनी मैक्सिमम मैक्सिमम 200 को, कितने? मैक्सिमम 200 को इन अ ईयर, इन अ ईयर क्या दे सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे सकती है। क्या दे सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर भेज सकती है, ओके। और ये जो 200% की लिमिट है, ये इक्विटी शेयर्स के लिए 200 अलग, प्रेफरेंस शेयर के लिए 200 अलग, और डिबेंचर्स के लिए 200 अलग होती है, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है और पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट को, ठीक है। 200 200 200, ओके। एंड इन 200 की लिमिट में
हम काउंट नहीं करेंगे। किसे काउंट नहीं करेंगे? एक तो QIBs को काउंट नहीं करते, और एक एम्प्लॉइज जिन्हें अंडर ईसॉप ऑफर दिया गया है उन्हें काउंट नहीं करते। मेरे बच्चा, क्या हम QIB को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं दे सकते? ये लिखा है ना ना ना, आप QIBs को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर सकते हो, आप एम्प्लॉइज को ईसॉप का प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर सकते हो, बस इन्हें 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा, इन्हें 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर कोई कंपनी मोर देन 200 पर्सन्स को ऑफर भेजेगी तो हम उसे क्या मान लेते हैं? हम उसे डीम्ड पब्लिक ऑफर मान लेते हैं, हम उसे डीम्ड पब्लिक ऑफर मान लेते हैं। ठीक है, ओके सर, थोड़ा सा इधर हो जाता हूं। हां, तो हम उसे डीम्ड पब्लिक ऑफर मान लेते हैं। अब आपको एक बेसिक सा प्रोसीजर बता रहा हूं प्राइवेट प्लेसमेंट का। प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले कंपनी पास करती है बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या पास करती है? सबसे पहले कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करती है कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट करने वाले हैं, और रिकॉर्ड करती है। क्या रिकॉर्ड करती है? उन लोगों का नाम, उन लोगों का एड्रेस जिन्हें वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करने वाली है। कौन से फॉर्म में करती है? पास 5 में। कौन से फॉर्म में? पास 5 में। आपको पास 5 दिखा भी देता हूं, मेरे पास पास 5 पड़ा हुआ है, सिर्फ आप ही के लिए लाया हूं मैं। ये रहा, देखो फॉर्म पास 5, जिसमें कंपनी अपना नाम, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, फिर अमाउंट ऑफ द ऑफर डेट, उसका जिसको भेज रहे हैं उसका नाम, उसके पापा का नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस, उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, और ये सारी चीजें जो हैं वो पास 5 में रिकॉर्ड होती हैं। रिकॉर्ड करने के बाद जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जाता है। जनरल मीटिंग के अंदर पास कराया जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास कराया जाता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया जाता है। फिर उस स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी को ROC के पास जमा कराया जाता है। जब ROC के पास कॉपी जमा हो जाती है, फिर कंपनी इशू करती है पास 4। क्या इशू करती है? पास 4 मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम का मतलब एंड एप्लीकेशन फॉर्म। यह भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक्चुअली ना पास 4 के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको फॉर्म। पार्ट ए के अंदर ऑफर की डिटेल्स लिखी होती है। क्या लिखी होती है? ऑफर की डिटेल्स लिखी होती हैं। और पार्ट बी के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि उस एप्लीकेंट को भरना है। मान लीजिए अगर एक कंपनी ने गुरप्रीत सर को ऑफर दिया, गुरप्रीत सर को प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दिया, यानी कंपनी उसे क्या भेजेगी? पास 4 भेजेगी। हो सकता है फिजिकल कॉपी भेजे मुझे, हो सकता है मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेजे, हो सकता है मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेजे। ठीक है, गुरप्रीत सर पढ़ेंगे पास 4 को, पार्ट ए को पढ़ेंगे। अगर उन्हें ऑफर अच्छा लगेगा तो वो उसे क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। कैसे एक्सेप्ट करेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म को भर के। मैं आपको पास 4 भी दिखाता हूं, कहां गया पास 4? ये रहा, ये देखिए, दिस इज फॉर्म पास 4, जिसमें पार्ट ए, क्या नाम है इसका? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। पार्ट ए में सारी ऑफर की डिटेल्स रहेंगी। पार्ट ए में क्या रहेंगी? ऑफर की डिटेल्स रहेंगी। और फिर बहुत ज्यादा डिटेल्स होती है, चलते गए, और फिर आता है पार्ट बी। पार्ट बी कौन भरेगा? एप्लीकेंट भरेगा। पार्ट बी एप्लीकेंट। जैसे अगर मुझे दिया है तो मैं यहां पर अपना नाम लिखूंगा, नेम गुरप्रीत सिंह। अगर मैं इंटरेस्टेड हूं तो अपना नाम लिख दूंगा। फादर्स नेम लिख दिया भैया जी। कंप्लीट एड्रेस भूत गली, और पूरा एड्रेस यहां पर लिख दिया। फोन नंबर लिख दिया मैंने अपना जी। ठीक है, ईमेल आईडी लिख दी मैंने अपना, पैन नंबर लिख दिया मैंने अपना, बैंक अकाउंट डिटेल भी लिख दी। और ये लिखने के बाद यहां पर मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए। देखो कितने हार्ड सिग्नेचर है मेरे, यहां पर मैंने सिग्नेचर कर दिए। और ये एप्लीकेशन फॉर्म मैंने एप्लीकेशन मनी के साथ
कंपनी को वापस भेज दिया। ये एप्लीकेशन फॉर्म मैंने कंपनी को जितना पैसा उन्होंने एप्लीकेशन मनी मांगा होगा उसके साथ मैं भेज दूंगा। सो दिस इज हाउ वी फिल। ओके ओके सर। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और एप्लीकेशन मनी मिलेगी, कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट कर देगी। कंपनी क्या कर देगी, सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट कर देगी। और कंपनी अगर सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट कर देगी तो आरओसी के साथ फाइल करेगी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पास 3 के अंदर। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसीजर ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट जो हम आज की क्लास में मॉड्यूल से पढ़ने वाले हैं। पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, जनरल मीटिंग का नोटिस गया, जनरल मीटिंग बुलाई गई, मेंबर्स आए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी के साथ फाइल हुई। फिर हमने उन सभी पर्सन को पास 4 भेजा जिसको हमें ऑफर देना था। उन लोगों को अगर इंटरेस्ट था तो उन्होंने पास 4 को पढ़ा। पार्ट 4 को पढ़ने के बाद उन्होंने पार्ट बी को भरा। पार्ट बी को भरने के साथ उन्होंने हमें एप्लीकेशन मनी भेजी। कंपनी को जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म वापस मिल गया और क्या कहते हैं पैसा मिल गया, तो कंपनी क्या करेगी, सिक्योरिटीज को अलॉट कर देगी। सिक्योरिटीज को अलॉट करके कंपनी क्या करेगी, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी के साथ पास 3 के अंदर फाइल कर देगी। सो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर जो हम आज मॉड्यूल से पढ़ने वाले हैं। तो सारे बच्चे ओपन कर लेंगे। हाँ चला गया भाई। चलिए सारे बच्चे ओपन करेंगे पेज नंबर 3.46 प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42। ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसमें ये लिखा हुआ है कि भैया प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 के हिसाब से होता है, वो हमें पता है। सबसे पहले उन्होंने बताया मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये कहां पे दिया हुआ है, सेक्शन 42 के अंदर ही दिया हुआ है प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब। प्राइवेट प्लेसमेंट मींस, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है या तो आप ऑफर कर रहे हो या तो आप इनवाइट कर रहे हो। किसे ऑफर या इनवाइट कर रहे हो, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन का मतलब है जिन पर्सन्स का नाम कंपनी ने पहले से ही पास 5 के अंदर रिकॉर्ड करा हुआ है, उनको बोला जाएगा सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। आप इन्हें सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को आइडेंटिफाइड पर्सन्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, आइडेंटिफाइड पर्सन्स भी। ये कौन आइडेंटिफाई करती है, कंपनी आइडेंटिफाई करती है। और प्राइवेट प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर होता है। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जाता। और इसमें कंपनी उन्हें क्या भेजती है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर भेजती है, यानी पास 4 भेजती है और सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है सेक्शन 42 की। अगर आप सेक्शन 42 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 2, ऑफर टू बी मेड ओनली टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। तो जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो किसको भेजा जाता है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को भेजा जाता है। बट वो मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, देखो मैक्सिमम जब कंपनीज एक्ट आया था, जब ताजा कंपनीज एक्ट आया था, तब लिमिट हुआ करती थी 50। कितनी लिमिट हुआ करती थी, 50, जब नया कंपनीज एक्ट आया था। लेकिन आज की तारीख में 50 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। आज की तारीख में कितनी लिमिट एप्लीकेबल है, 200 की लिमिट एप्लीकेबल है। सो नॉट मोर देन 200 पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम 200 से ज्यादा लोगों को नहीं भेज सकते। किन पर्सन को, जिन्हें हमने पहले से आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, जिनका नाम हमने पहले से पास 5 में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, हु हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड एसआर पास करके ही हम उन्हें अपना प्राइवेट पास 4 भेज सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नोट आया। नोट में उन्होंने पहला नोट यह बोला कि जिन लोगों को आपने सेलेक्ट किया है उन्हें हम किस नाम से बुलाएंगे, आइडेंटिफाइड पर्सन्स के नाम से बुलाएंगे, क्योंकि हमने उन्हें आइडेंटिफाई पहले से ही कर रखा है। उसके बाद जब ये वाइल कंप्यूटिंग थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 200, यानी जब आप 200 की लिमिट में लोगों को काउंट करेंगे तो इन 2 लोगों को काउंट मत करना, इन 2 लोगों को काउंट मत करना। कौन से 2 लोग, एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स दैट इज क्यूआईबीज को काउंट नहीं किया जाएगा, और दूसरा कंपनीज के एम्प्लॉय जिन्हें सिक्योरिटी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत दी गई थी, यानी ईसॉप वाले एम्प्लॉयज को काउंट नहीं किया जाएगा। इन दोनों लोगों को काउंट नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है सर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्या होते हैं। बेटा ऐसी प्यारी डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है। मैंने पूछा क्या होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, तो लॉ ने बताया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। हाँ हाँ, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जो कहां पर बताया गया है, सेबी की रेगुलेशन में बताया गया। मतलब कंपनीज एक्ट में क्यूआईबी का मतलब बताया नहीं गया है। क्यूआईबी कौन होते हैं इसका मतलब हमें सेबी की रेगुलेशंस देखकर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी आप यहां पर लिख लीजिए आपकी नॉलेज के लिए, फॉर एग्जाम्पल्स म्यूचुअल फंड्स बैंक्स, क्योंकि ये लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्हीं को ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहा जाता है एटसेट्रा। तो आपको एग्जाम्पल जब आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको गिवन रहेगा, एग्जाम में आपको गिवन रहेगा कि ये हमने ऑफर क्यूआईबी को दिया है, तो आप उसे काउंट मत करना, वो डायरेक्टली एग्जाम में गिवन रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है बेटा, फोर्थ पॉइंट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि कंपनीज एक्ट जब नया नया आया था तब उसमें 50 की लिमिट मेंशन थी, बट आज की लिमिट, आज की तारीख में वो लिमिट 200 हो गई। तो मुझे बताओ क्या मुझे पुरानी लिमिट याद रखने की जरूरत है क्या? क्या मुझे पुरानी लिमिट याद रखने की जरूरत है क्या कि पहले 50 हुआ करती थी, या मुझे सिर्फ नई लिमिट याद रखनी है कि आज की तारीख में 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर है? तो ये पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें पुरानी लिमिट भी लिखी हुई है, नई लिमिट भी लिखी हुई है। तो हो सकता है जब आप बाद में सेल्फ स्टडी करोगे तो यार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार एग्जाम में 50 लिखना है या 200। तो हमें सिर्फ 200 याद रखना है, हमें 50 अब याद रखना ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला फिफ्थ पॉइंट में, द अफोरसेड रेस्ट्रिक्शन, मतलब ये जो 200 की लिमिट है वुड बी रिकॉर्ड मतलब कंसीडर्ड, वो जो कंसीडर करी जाएगी 200 की लिमिट वो इंडिविजुअली होती है। इंडिविजुअली मतलब इक्विटी शेयर के लिए 200 की लिमिट अलग होगी, प्रेफरेंस शेयर के लिए 200 की लिमिट अलग होगी, और डिबेंचर्स के लिए 200 की लिमिट अलग होगी। तो ये जो 200 की लिमिट है ये काइंड ऑफ सिक्योरिटी वाइज है, इक्विटी के लिए अलग 200 की लिमिट, प्रेफरेंस के लिए अलग 200 की लिमिट, और डिबेंचर्स के लिए अलग 200 की लिमिट मानी जाएगी, अलग 200 की लिमिट मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है बेटा सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट ये कह रहा है कि, आ जाइए यहां पर, कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, अगर आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, अगर आपकी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है वो रजिस्टर्ड होती है आरबीआई के पास। किसके पास रजिस्टर्ड होती है, आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होती है। तो ये कंपनी को 200 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, ये कंपनी को 200 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के लिए। तो सर फिर इसे कौन सी लिमिट एप्लीकेबल होगी? बेटा जो आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगा। एनबीएफसी कौन सी कंपनी की लिमिट फॉलो करेगा? जो आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगा, आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगा वो लिमिट इसको फॉलो करनी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को। उसके बाद एक और टाइप की कंपनी होती है जो होती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। कौन सी कंपनी? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी किसके पास रजिस्टर्ड होती है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक। किसके पास रजिस्टर्ड होती है? नेशनल हाउसिंग बैंक के पास रजिस्टर्ड होती है। इन्हें भी 200 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। क्यों 200 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है? क्योंकि ये फॉलो करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को। नेशनल हाउसिंग बैंक ने जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब करी होगी इन्हें वो लिमिट प्रिस्क्राइब करनी होती है, इन्हें वो लिमिट प्रिस्क्राइब फॉलो करनी होती है। लेकिन अगर नेशनल हाउसिंग बैंक ने कोई भी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करी है तो फिर इन्हें सेक्शन 42 में आना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी जो कि रजिस्टर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है नेशनल हाउसिंग बैंक के पास, ठीक है। सो उन्हें कंप्लाई करना है आरबीआई की रेगुलेशंस,
और नेशनल हाउसिंग बैंक की रेगुलेशन से कंप्लाई करना है, तो ऊपर वाली लिमिट उन्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाली लिमिट उन्हें फॉलो, यानी 200 की लिमिट उन्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, आरबीआई की लिमिट और नेशनल हाउसिंग बैंक की लिमिट्स को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, सिंपल सा उन्होंने ये बोला कि अगर किसी कंपनी ने एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर किसी कंपनी ने विद इन अ फाइनेंशियल ईयर 200 से ज्यादा लोगों को 200 से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर दिया, तो हमने क्या समझा था, उसे क्या माना जाएगा, इट इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक ऑफर। हम उसे पब्लिक ऑफर मानेंगे और उस पर सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 41 के प्रोविजंस लग जाएंगे, प्लस उस पर जो पेनल्टी लगेगी, क्योंकि आपने प्राइवेट प्लेसमेंट करके 200 से ऊपर लोगों को कर दिया तो पेनल्टी भी तो लगेगी, सेक्शन 42 की पेनल्टी लगेगी, वो अलग। सो यही बात यहां पे लिखी है कि अगर आप 200 से ज्यादा लोगों को, यानी मोर देन 200 लोगों को कर रहे हो, तो शॉल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक ऑफर, शॉल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक ऑफर। हम उसे पब्लिक ऑफर मान लेंगे, और क्योंकि हम उसे पब्लिक ऑफर मानेंगे तो उस पर सेक्शन 42 नहीं, उस पर सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 41 अप्लाई किया जाएगा। और क्योंकि ये एक डीम्ड पब्लिक ऑफर है, क्योंकि ये एक डीम्ड पब्लिक ऑफर है, इसीलिए आपको सेबी की रेगुलेशंस भी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा, प्लस आप पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, आप पर सेक्शन 42 की पेनल्टी भी लगाई जाएगी। सो यही बात यहां पर मेंशन है, चाहे आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी हो, चाहे आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी हो, अगर आपने सब्सक्रिप्शन या अलॉट करने वाली हो सिक्योरिटीज मोर देन 200 लोगों को, पेमेंट आया है या पेमेंट नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर 200 से ज्यादा लोगों को किया है तो उसे क्या माना जाएगा, डीम्ड पब्लिक ऑफर माना जाएगा। यहां पर आप चाहो ना तो शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, क्योंकि इतना बड़ा लिखा हुआ है तो आप हो सकता है बाद में कंफ्यूज हो जाओ, तो शॉर्ट में आप ये मेंशन कर सकते हो, इफ कंपनी मेक्स ऑफर टू more than 200 identified persons in a financial year, the same shall be deemed as पब्लिक ऑफर, द सेम शॉल बी डीम्ड एज पब्लिक ऑफर। तो आपका काम हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है, कि कोई भी कंपनी अगर एक साल में 200 से ज्यादा लोगों को कर देती है तो उसे डीम्ड पब्लिक ऑफर ट्रीट किया जाता है, उसे डीम्ड पब्लिक ऑफर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ कंपनी मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है किसी भी पर्सन को, मान लीजिए एक कंपनी मिस्टर ए और मिस्टर बी को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करना चाह रही है, तो इसे क्या भेजेगी, सारे बच्चे बताओ, इसे क्या भेजा जाएगा मिस्टर ए और मिस्टर बी को, मिस्टर ए और मिस्टर बी को भेजा जाएगा पास फोर का नाम क्या है, पास फोर का नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, कम एप्लीकेशन लेटर। सो यही बात यहां पे लिखी है, अ कंपनी मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर शॉल इशू, क्या इशू करेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इशू करेगी, एंड एप्लीकेशन यानी कम एप्लीकेशन टू आइडेंटिफाइड पर्सन, जिसका नाम और एड्रेस कंपनी के पास पहले से पास 5 के अंदर रिकॉर्डेड होगा। ठीक है, एंड एक नोट लिखा है, इसको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, एमसीक्यू के लिए ये नोट इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर होगा ना, शॉल नॉट कैरी एनी राइट ऑफ रिनंसिएशन। अब सबसे पहला सवाल आता है, सर राइट ऑफ रिनंसिएशन क्या होता है, सर राइट ऑफ रिनंसिएशन क्या होता है, व्हाट इज राइट ऑफ रिनंसिएशन, व्हाट इज राइट ऑफ रिनंसिएशन। ठीक है, व्हाट इज राइट ऑफ
रिनंसिएशन। मान लीजिए एक कंपनी ने मिस्टर ए को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किया, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किया, ठीक है। अब मिस्टर ए के पास ऑफर आ चुका है। अब लॉ ये कहता है कि अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है, अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो ओनली एंड ओनली मिस्टर ए कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर, ओनली एंड ओनली मिस्टर ए कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर। बट मिस्टर ए चाहता है कि वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, कह रहा है यार मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और वो अपने दोस्त मिस्टर बी जो कि उसका फ्रेंड है, वो चाह रहा है कि यार देख ये राइट, ये जो मुझे राइट मिला है सब्सक्राइब करने का, मैं ये राइट तुझे ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं ये राइट तुझे ट्रांसफर कर रहा हूं। मतलब ये जो ऑफर कंपनी ने मुझे दिया है, ये ऑफर मैं तुझे दे रहा हूं, तू देख ले तू एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या मिस्टर ए इसे ट्रांसफर कर सकता है इस राइट को? इसे बोला जाएगा राइट ऑफ रिनंसिएशन, कि आपको मिला हुआ ऑफर आपने किसी और को दे दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा, भाई बी देख ले, अगर तेरी समझ में आता हो तो तू ले ले यार, तू ले ले, या मिस्टर सी तू ले ले। तो यहां पर लॉ कह रहा है कि जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर होता है तो उसमें कभी भी राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं होता। इसका मतलब है कि मिस्टर ए के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी और पर्सन को कह सके कि भैया तुम अप्लाई कर लो, तुम अप्लाई कर लो, ये अलाउड नहीं है। और ये क्यों अलाउड नहीं है इसको समझो, ये क्यों अलाउड नहीं है? ये इसीलिए अलाउड नहीं है बिकॉज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में हम किसे ऑफर करते हैं? आइडेंटिफाइड पर्सन को। अरे भाई मेरे जो रजिस्टर है, मेरे रजिस्टर में मैंने किसको आइडेंटिफाई करा है? मिस्टर ए को आइडेंटिफाई करा हुआ है। पास 5 के अंदर किसका नाम और एड्रेस लिखा हुआ है? मिस्टर ए का नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। जैसे ही मिस्टर ए मिस्टर बी को ये रिनाउंस करेगा, वो क्या हो जाएगा? मिस्टर बी तो मेरे लिए अनआइडेंटिफाइड पर्सन है ना, और मिस्टर बी अगर मेरे लिए अनआइडेंटिफाइड पर्सन है तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट कैसा हुआ? इसीलिए उन्होंने बोला कि राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं हो सकता, राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं हो सकता। और ये एमसीक्यू में पूछेगा। सो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन लेटर shall not carry any right of renunciation, shall not carry any right of renunciation, shall not carry any right of renunciation। नेक्स्ट आता है बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में हमें क्या पास कराना होता है? कंपनी जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करती है, कंपनी जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करती है तो जनरल रूल ये है कि कंपनी को जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। जनरल मीटिंग बुलाकर वहां पर क्या करना पड़ता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। और स्पेशल रेजोल्यूशन, और ये कब होता है? लेटर भेजने से पहले या लेटर भेजने के बाद? स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होता है? लेटर भेजने से पहले या लेटर भेजने के बाद? ऑफ कोर्स लेटर भेजने से पहले ये किया जाता है। सो यही बात यहां पे लिखी है कि रूल 14 में लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए हमें प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रायर अप्रूवल मतलब ऑफर करने से पहले हमें कंपनी के शेयर होल्डर का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो भी कौन सा? स्पेशल रेजोल्यूशन का। और ईच ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, यानी कंपनी अगर साल में 5 प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ला रही है तो 5 प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। यानी हर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के लिए अलग से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर बेटा जब कंपनी शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजेगी, नोटिस क्यों भेज रही है शेयर होल्डर्स को? अरे भैया जनरल मीटिंग बुलाएगी ना, जनरल मीटिंग का नोटिस भेजेंगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जनरल मीटिंग है, वहां पर तुम्हारे से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है। तो जो नोटिस भेजेगी उस नोटिस में कुछ डिटेल्स लिखना मैंडेटरी है। अगर कंपनी नोटिस भेज रही है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के अप्रूवल के लिए कि जनरल मीटिंग बुला रहे हैं, हमें एसआर पास कराना है, तो उसमें कुछ डिटेल्स लिखना क्या है? मैंडेटरी है। ये डिटेल्स मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि आपने भैया सिर्फ शेयर होल्डर को बताया कि आ जाओ अप्रूवल चाहिए, लेकिन उन्हें बताया ही नहीं कि किस चीज का अप्रूवल चाहिए। तो उन्हें डिसीजन लेने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। उन्हें डिसीजन लेने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। और हम नहीं चाहते कि शेयर होल्डर को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो, और इसीलिए हमें उनके नोटिस में ही
सारी बातें बता देनी है कि प्राइवेट प्लेसमेंट किसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस प्राइस पे कर रहे हैं, वो प्राइस कैसे कैलकुलेट हुआ। अगर हम वो सारी बातें बता देंगे तो शेयर होल्डर ये डिसाइड कर पाएगा कि उसे अपना वोट फेवर में डालना है या उसे अपना वोट अगेंस्ट में डालना है। ये डिसीजन मेरे बच्चा वो ले पाएगा। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, देखो द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब जो एक्सप्लेन करेगी रेजोल्यूशन को। एनेक्स्ट का मतलब होता है अटैच। आप अटैच करोगे नोटिस में और उसमें क्या क्या डिस्क्लोज करोगे। सबसे पहले उसमें लिखोगे पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफर, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर की डिटेल्स लिखोगे, डिटेल्स ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। प्लस उसमें आप मेंशन करोगे डेट ऑफ पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, यानी कंपनी ने कौन सी तारीख को बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा था यह भी मेंशन होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्पेशल रेजोल्यूशन से पहले कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, क्योंकि हमें स्पेशल रेजोल्यूशन के नोटिस में बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट लिखनी है। तो उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, लेकिन अगर मुझे बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट लिखनी है, इसका मतलब मुझे बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा ना। यस और नो? यस सर। उसके बाद हम बताएंगे काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं। इक्विटी प्रेफरेंस में भी कौन से दे रहे हैं? कन्वर्टेबल दे रहे हैं, नॉन कन्वर्टेबल दे रहे हैं। डिबेंचर्स में कौन से दे रहे हैं? कन्वर्टेबल दे रहे हैं, नॉन कन्वर्टेबल, वो मेंशन करना पड़ेगा। प्लस प्राइस, किस प्राइस पे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। एंड रीजन या जस्टिफिकेशन कि ये प्राइस आपने कैसे निकाला है, जिस प्राइस पे आप ऑफर कर रहे हो ये प्राइस कैसे निकाला। क्या आपके दिल ने कहा इसलिए निकाल लिया? नॉर्मली क्या होता है बेटा, जब हम प्राइस निकालते हैं तो हम एक वैल्यूअर की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं? वैल्यूअर की हेल्प लेते हैं। तो उसका नाम और उसका एड्रेस जिसने वैल्यूएशन करके दिया है कि हमारे प्राइस की, क्योंकि देखो अगर लिस्टेड कंपनी है ना तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स का प्राइस तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यूअर की जरूरत पड़ती है, जो हमें यह बताएगा कि भैया आपके शेयर्स की वैल्यू इतनी है, फेयर वैल्यू इतनी है, आप इतने पे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर सकते हो, इतने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर सकते हो। प्लस उसके बाद टोटल अमाउंट जो कंपनी इस प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर से लेना चाह रही है, यानी टोटल पैसा कितना लेना चाह रहे हो आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर से, 100 करोड़, 200 करोड़, 700 करोड़, कितना पैसा लेने जा रहे हो। एंड लास्ट पॉइंट, सारी इंपॉर्टेंट बातें जो ऊपर मेंशन नहीं है, कितने टाइम में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर खत्म हो जाएगा, इस पैसे का इस्तेमाल किस चीज के लिए करोगे, ये जो पैसा कंपनी ले रही है ये पैसे का इस्तेमाल कंपनी किस चीज के लिए करेगी। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द प्रमोटर और डायरेक्टर, क्या कंट्रीब्यूशन प्रमोटर और डायरेक्टर भी इसमें कर रहे हैं, और क्या कंपनी के एसेट्स को गिरवी रखा जा रहा है, ये सारी बातें कहां लिखनी पड़ेगी बेटा, उस नोटिस की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखनी पड़ेगी जो शेयर होल्डर्स को जा रहा है। और ये क्यों लिखनी पड़ेगी? ताकि जब शेयर होल्डर्स को सारी बातें पहले से पता होंगी तो जब वो जनरल मीटिंग में आएगा तो वो पागलों की तरह इधर उधर नहीं देखेगा, उसे पहले से पता होगा कि मुझे आज इस मीटिंग में फेवर में वोट डालना है या अगेंस्ट में वोट डालना है, उसे पहले से पता होगा। वो एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा, वो एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा। ठीक है, ओके सर, यहां तक ओके है सबको? यहां तक ओके है? जल्दी कंफर्म करो, फिर मुझे एक चार्ट बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट बॉक्स को समझाने के लिए मुझे एक चार्ट बनाना पड़ेगा। यस अभिलाषा, वैल्यूएशन बेटा शेयर्स के प्राइस की जतिन। चलिए, अदिति गुप्ता पूछ रही है सर ये क्या है, प्रिंसिपल टर्म्स ऑफ एसेट चार्ज्ड एज सिक्योरिटीज का मतलब नहीं समझ आया। चलो इसको भी समझ लेते हैं। क्या लिखा है? प्रिंसिपल टर्म्स ऑफ एसेट्स
चार्ज एट सिक्योरिटी, प्रिंसिपल टर्म्स ऑफ एसेट्स चार्ज्ड एज सिक्योरिटीज का मतलब क्या हुआ ये बता देते हैं, चलिए उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए ओके, चलिए आइए सुनिए मेरी बात। ठीक है, सुनिए ये क्या होता है, देखो मान लीजिए अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में, अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में डिबेंचर्स ऑफर कर रही है, पर्सन को क्या दे रही है, डिबेंचर्स दे रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि डिबेंचर्स सिक्योर्ड डिबेंचर्स हो? क्या ऐसा हो सकता है डिबेंचर सिक्योर्ड डिबेंचर्स हो? यस, ऐसा हो सकता है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब होता है जिसमें आपने अपने एसेट्स को क्या रखा हुआ है, गिरवी रख दिया। आपने अपने एसेट्स पर क्या कर दिया, चार्ज क्रिएट कर दिया। आपने क्या कर दिया एसेट पर, कि कल को अगर हम इनका पैसा नहीं दे पाए, ठीक है, कल को अगर हम इनका पैसा नहीं दे पाए ना, इनका पैसा नहीं दे पाए, तो ये हमारे एसेट्स को बेचकर अपना पैसा ले सकते हैं। तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन की भैया कौन सा एसेट गिरवी रख रहे हो, कौन सा एसेट पर आपने चार्ज क्रिएट किया है, एज अ सिक्योरिटी दिया है, उसकी बात यहां पर मेरे बच्चा हो रही है। बट कोई बात नहीं, हमारे पास एक चैप्टर आएगा, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। डोंट वरी, उसमें तो पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है, चार्ज के ऊपर पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है। ठीक है, ओके सर, चलिए। ना 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 ना, प्रिंसिपल टर्म्स का मतलब होता है मेन टर्म्स जो उस चार्ज की हैं। ना 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 ना, चलिए सर आगे चलिए सर आप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ना, ये आपको समझना पड़ेगा चार्ट से। अगर आप चार्ट से इसे समझोगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे, अदरवाइज आप इसे नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं एक चार्ट बना रहा हूं समझने के लिए। मान लीजिए एक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाती है, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाती है। तो लॉ कह रहा है, ध्यान से सुनना, अगर कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ला रही है, किसका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ला रही है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का। किसका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ला रही है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ला रही है। तो लॉ कह रहा है अगर कोई कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेकर आती है, तो आपको यह देखना है क्या वो विद इन द लिमिट है, क्या है वो, क्या वो विद इन द लिमिट है, विद इन द लिमिट ऑफ सेक्शन 180। अभी सेक्शन 180 में क्या लिमिट है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, या वो नॉट विद इन दी लिमिट है, या वो नॉट विद इन दी लिमिट ऑफ सेक्शन 180। ठीक है, तो अगर कोई प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाया जा रहा है और वो प्राइवेट प्लेसमेंट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये जो अमाउंट है ये सेक्शन 180 की लिमिट के अंदर है या सेक्शन 180 की लिमिट के बाहर है। अगर वो सेक्शन 180 की लिमिट के अंदर है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने की जरूरत नहीं है, ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो और कंपनी फिर इसका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर सकती है, कंपनी फिर इसका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर सकती है। लेकिन अगर वो सेक्शन 180 की लिमिट से ज्यादा का ऑफर लेकर जा रही है, सेक्शन 180 की लिमिट से ज्यादा का ऑफर कर रही है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरे बच्चा, उस केस में मेरे बच्चा
आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कराना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कराना पड़ेगा। तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास होगा। तो यहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन तो रिक्वायर्ड है, लेकिन कंपनी भले ही साल में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के 3 प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाए या 4 प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाए, लॉ ने लिखा है ओनली वंस इन अ ईयर, ओनली वंस इन अ ईयर। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन तो लगेगा, बट साल में सिर्फ उसे एक बार ले लोगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए, तो दोबारा पूरे ईयर में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अलावा अगर अदर सिक्योरिटीज है, अगर अदर सिक्योरिटीज में क्या क्या आ सकता है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, चाहे कन्वर्टेबल हो चाहे नॉन कन्वर्टेबल, और डिबेंचर्स में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो अदर सिक्योरिटीज के केस में नॉर्मल रूल लगेगा। नॉर्मल रूल बोलता है फॉर एवरी प्लेसमेंट, फॉर एवरी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, फॉर एवरी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, फॉर एवरी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। यानी साल में जितनी बार प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करोगे, जितनी बार करोगे, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट इस रूल का भी एक एक्सेप्शन है। देख रहे हो कैसा खतरनाक है? इस रूल का भी एक्सेप्शन है कि अगर आप QIB को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करते हो, किसको? अगर आप किसी QIB को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हो, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली वंस इन अ ईयर ही कराना पड़ेगा, ओनली वंस इन अ ईयर ही कराना पड़ेगा। देखो यहां पर बोर्ड रेजोल्यूशन तो लगेगा ही, साथ में SR लगेगा। यहां देखो जहां पर SR लग रहा है वहां पर बोर्ड रेजोल्यूशन लग ही रहा है। क्यों? क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन को जो नोटिस जाता है उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट मेंशन होती है। तो ये बार बार वो आपको अलग से नहीं बताएगा, ये हमारे दिमाग की कनेक्टिविटी है कि हमने इंटरप्रिटेशन में समझ लिया कि भैया हाँ, जहां पर SR पास हो रहा है वहां बोर्ड रेजोल्यूशन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये वाला चार्ट आप बना सकते हो कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में क्या होगा। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि सेक्शन 180 की लिमिट में लिखा क्या है। वैसे तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सेक्शन 180 से ये फाइनल का पार्ट है, बट क्योंकि यहां पर रेफरेंस दिया हुआ है तो हमें पता होना चाहिए। तो वो कहता है सेक्शन 180 की लिमिट में क्या दी हुई है? लिमिट इज 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, तो इन तीनों का टोटल करके उसके 100% से अगर ज्यादा जा रहा है तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और वो भी साल में एक बार करना पड़ेगा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए। बाकी सभी सिक्योरिटीज के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में हमें हर बारी SR पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी QIB को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करती है तो उस QIB को साल में जितनी भी बार प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करोगे उसके लिए साल में एक ही बार SR पास करना पड़ेगा, साल में एक ही बार पास करना पड़ेगा। तो यही बात मेरे बच्चा यहां पर लिखी है। देखो बोर्ड रेजोल्यूशन, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोर्ड रेजोल्यूशन शॉल बी इनफ, एडुकेट का मतलब होता है इनफ। बोर्ड रेजोल्यूशन इनफ हो जाएगा अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफर कर रहे हो। लेकिन कब बोर्ड रेजोल्यूशन काम करेगा? जब आपका अमाउंट एक्सीड नहीं कर रहा है सेक्शन 180 की लिमिट को। अगर आपका अमाउंट सेक्शन 180 की लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना, मेंबर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अमाउंट अबव दी सेड लिमिट है, मतलब उस लिमिट से ज्यादा है, उस लिमिट से ज्यादा है, 180 की लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में कंपनी को पास कराना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या बार बार पास कराना पड़ेगा? द आंसर इज नो, ओनली वंस इन अ ईयर पास कराना पड़ेगा, ओनली वंस इन अ ईयर पास कराना पड़ेगा। उसके बाद इवन जब कोई भी सिक्योरिटी हम QIB को देते हैं, कौन सी सिक्योरिटी?
जब हम सिक्योरिटीज QIB को इशू करते हैं तो उसमें भी हमें स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली वंस इन अ ईयर लेना होता है, ओनली वंस इन अ ईयर लेना होता है। तो मैंने इसे चार्ट फॉर्म में इसलिए करा दिया ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि भैया कहना क्या चाह रही है। चलिए आइए अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल दिला देता हूं, ठीक है? एग्जांपल समझिएगा। एग्जांपल, मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी ने QIB1 को, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, कंपनी अगर QIB1 को, ठीक है, QIB1 को कोई भी सिक्योरिटी दे रही है, QIB1 को कोई भी सिक्योरिटी दे रही है, कंपनी ने इस QIB1 को अप्रैल में ऑफर दिया, फिर जून में ऑफर दिया, फिर जुलाई में ऑफर दिया, ठीक है, जुलाई में ऑफर दिया। कंपनी ने सिक्योरिटी का QIB1 को अप्रैल में ऑफर दिया, जून में ऑफर दिया, जुलाई में ऑफर दिया। तो लॉ कह रहा है कि इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक बारी यहां पर SR पास कर लो, अप्रैल से पहले SR पास करा लेना, उसके बाद पूरे साल में QIB1 को जितने भी ऑफर दोगे, जितने भी उस QIB को आप ऑफर दोगे, उसके लिए आपको बार बार शेयर होल्डर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बार बार शेयर होल्डर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सर लेकिन अगर ये कंपनी ने, अब ध्यान से सुनना, अगर ये कंपनी ने QIB1 को अप्रैल में ऑफर दिया और SR पास करा लिया, लेकिन अब यही कंपनी जुलाई में QIB2 को ऑफर दे रही है, तो क्या दोबारा SR पास कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? क्या दोबारा SR पास कराना चाहिए या नहीं? तो लॉ कह रहा है भाई कराना चाहिए, क्योंकि हमने जो आपको एक्सेप्शन दिया है वो उस QIB के लिए दिया है कि इस QIB का तुमने अप्रूवल ले लिया तो बार बार मत लो। तो ये जो अप्रूवल है ये QIB वाइज है। अगर तुमने अपना QIB ही चेंज कर लिया तो अब तो तुम्हें SR दोबारा लेना पड़ेगा। क्या आप फील कर पा रहे हो? आप शेयर होल्डर के पास गए, हे शेयर होल्डर मुझे इस QIB को ऑफर देने हैं, आपने एक बार उसने अप्रूवल दे दिया, अब तुम जब नए QIB के पास जाओगे तो शेयर होल्डर को तो पता ही नहीं है ना, तुम अब किसी और QIB के पास पहुंच गए। इसीलिए सेम QIB को साल में जितने मर्जी ऑफर करो, दोबारा SR की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगा कहीं आप लोग रट्टा लगा लो कि QIB है तो बार बार नहीं लेने की जरूरत है। चलिए ओके सर, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, कंपनी जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है, कंपनी जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है तो उस रेजोल्यूशन की कॉपी हम ROC के पास क्या करते हैं, फाइल करते हैं। कब फाइल करते हैं? पास फॉर इशू करने से पहले, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इशू करने से पहले हम ROC के पास इस रेजोल्यूशन की कॉपी क्या करते हैं, फाइल करते हैं। उसके बाद बेटा एक नया अमेंडमेंट आया था, यह नया अमेंडमेंट है और हो सकता है आपके एग्जाम में यह अमेंडमेंट पूछा जाए, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इस अमेंडमेंट को सारे बच्चे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस है। ये नया ऐड हुआ है, पहले यहां पर ये डब्बा नहीं हुआ करता था, ये जो डब्बा लिखा हुआ है ना, ये लेटेस्ट ऐड हुआ है। देखो 2022 में रूल्स में ऐड हुआ और फिर हमारे यहां नोटिफाई हुआ, इसीलिए आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। ये डब्बा क्या कह रही है? ये डब्बा कह रही है कि अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करना चाहती है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करना चाहती है ऐसे पर्सन को जो कि उस कंट्री का रहने वाला है, जिससे इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करती है। कोई मुझे बता सकता है
इंडिया कंट्री कौन कौन सी कंट्री से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है? इंडिया कंट्री का मैप देखा है ना आपने? देखा है कि नहीं देखा है? तो हमारी जो इंडिया कंट्री है वो कौन कौन सी कंट्री से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है? फॉर एग्जाम्पल चाइना, फॉर एग्जाम्पल चाइना, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल म्यांमार, है ना, फॉर एग्जाम्पल भूटान, है ना। तो इन कंट्रीज से हम लोग करते हैं अपना लैंड बॉर्डर शेयर। तो मान लीजिए एक कंपनी है अलीबाबा। क्या कंपनी का नाम है? अलीबाबा, जो कि चाइना की कंपनी है। कहां की कंपनी है? अलीबाबा चाइना। एक कंपनी है पेटीएम, मान लीजिए पेटीएम लिमिटेड। ये कंपनी कहां की है? इंडिया की कंपनी है। अब ये कंपनी क्या करना चाहती है? अलीबाबा को अपने इक्विटी शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करना चाहती है। क्या करना चाहती है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करना चाहती है। तो लॉ कहता है कि पेटीएम लिमिटेड अलीबाबा को तब तक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं कर सकती जब तक अलीबाबा इंडिया की गवर्नमेंट से, किसकी गवर्नमेंट से? इंडिया की गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं ले लेता। और ये अप्रूवल कौन से एक्ट के अंदर लिया जाता है? ये अप्रूवल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर लिया जाता है, क्योंकि यहां पर बाहर की कंपनी, इंडिया के बाहर के लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम तब तक उन्हें नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं दे सकते जब तक ये बाहर का पर्सन क्या ना कर ले, इंडिया की गवर्नमेंट से अप्रूवल ना ले ले। और ये अप्रूवल की कॉपी पता है आपको क्या करनी पड़ेगी? अगर अलीबाबा ने अप्रूवल ले लिया, अगर अलीबाबा ने क्या ले लिया? गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया, तो ये क्या करेगा? पास फोर का जो एप्लीकेशन फॉर्म था ना, जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसके साथ अटैच कर देगा इस अप्रूवल को। उसके साथ क्या अटैच करके देगा? इस अप्रूवल को अटैच करके करा जाएगा। मैं पास 4 में भी दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर सारे बच्चे देखिए, लास्ट पॉइंट देखिए, ये वाला ए पॉइंट और बी पॉइंट सारे बच्चे पढ़ेंगे। ए पॉइंट और बी पॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। सारे बच्चे खुद से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल। मतलब अगर आप बाहर के, मतलब चाइना, म्यांमार, यहां के लोग नहीं हैं, ठीक है, तो उस केस में आप जैसे गुरप्रीत सर अगर भरेंगे तो मैं यहां पर टिक करूंगा। यहां पर क्या करूंगा? गुरप्रीत सर भरेंगे तो यहां पर टिक करेंगे। लेकिन अगर अलीबाबा चाइना भरेगा तो वो यहां पर टिक करेगा, क्योंकि एप्लीकेंट को रिक्वायर्ड था गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर होते हैं रूल्स। और ये कब लेना पड़ेगा? शेयर्स को सब्सक्राइब करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अप्रूव करने के बाद उसे इनक्लोज यानी इसके साथ मुझे अटैच भी करना पड़ेगा। यानी अलीबाबा जब ये फॉर्म भरेगा, जब ये यहां पर पूरा फॉर्म भरेगा पार्ट बी, तो यहां पर वो इस वाले कॉलम पे टिक करेगा, और इस कॉलम के टिक करने के बाद वो इसमें अटैच भी करेगा उस अप्रूवल की कॉपी को। तभी हम उन्हें शेयर्स अलॉट करेंगे, तभी हम उन्हें क्या करेंगे? शेयर्स को अलॉट किया जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है, ठीक है। सो द प्रोवाइडो स्टेट्स, देखना कि व्हेन अ कंपनी मेक्स एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, तो आप कोई भी सिक्योरिटी का ऑफर ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं भेज सकते या ऐसे नेशनल को नहीं भेज सकते जो कि उस कंट्री में रहता है, जिसके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करती है, जैसे कि चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, है ना। अनलेस, देखो अलाउड तो है, कर तो सकते हो, लेकिन अनलेस उस बॉडी कॉर्पोरेट या उस नेशनल ने गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लिया हो फेमा रूल्स के अंदर, और साथ ही साथ उसे ये अटैच करना पड़ेगा पास 4 के साथ। जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा तो उसके साथ गवर्नमेंट के अप्रूवल की कॉपी अटैच करके कंपनी को वापस भेजेगा। दिस मींस कि पेटीएम को गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, बट किससे लेना पड़ेगा? फ्रॉम अलीबाबा, फ्रॉम दैट, अलीबाबा की बात कर रहे हैं, फ्रॉम दैट फॉरेन नेशनल,
फ्रॉम दैट फॉरेन नेशनल से हमें लेना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस बेटा, सिंपल सी बात। फिर वहीं आ गए आप, बताइए, फिर वहीं आ गए आप लोग कि सर, ओ सर, मैंने कहा हां सर, अगर लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर बेटा ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोविजन तब एप्लीकेबल होता है जब लैंड बॉर्डर शेयर होता है। चलिए, ओके सर, आगे चले। मुन्नी ब्रेक का टाइम हो गया क्या? अबे यार, ये मुन्नी ब्रेक ना, सर पेटीएम लेगा अप्रूवल? नहीं बेटा देवांशी, पेटीएम नहीं लेगा, पेटीएम अप्रूवल नहीं लेगा। यहां पर थोड़ा सा वर्डिंग गलत लिखा हुआ है, इधर थोड़ा सा वर्डिंग में गलत है। पेटीएम नहीं लेता है अप्रूवल, अप्रूवल लेगा अलीबाबा। देखो लिखा तो है फॉर्म में, क्लियरली पढ़ो ना। पास 4 में क्या लिखा है? एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन कर रहा है, जो एप्लीकेशन कर रहा है, जो एप्लीकेशन कर रहा है उसे गवर्नमेंट अप्रूवल लेना है। भाई पैसा तो वो लगा रहा है ना, तो अप्रूवल तो उसे लेना चाहिए ना। थैंक यू अनिकेत बेटा, तुम्हारे इन्हीं शब्दों की वजह से तो जीवन मेरा अच्छा चल रहा है बेटा। तुझे देख, कितना बचा है? खत्म होने वाला होगा मुझे लगता है। अबे खत्म होने वाला है बे चैप्टर। 10-15 मिनट, आधा घंटा और लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। रीजन बिहाइंड दिस अमेंडमेंट इज कि भाई गवर्नमेंट को कंट्रोल रखना है कि पास की कंट्रीज हमारी कंपनीज पर कंट्रोल ना कर ले, सिंपल सी बात है। मृदुल बेटा एग्रीगेट है। थैंक यू हर्षित बेटा, थैंक यू हर्षित, थैंक यू फॉर द फीडबैक बेटा। ऐसे फीडबैक देता रहा करो बेटा, ठीक है। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान, हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। लगता है ये क्यों मुझे, सदियों से चाहूं तुझे, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के। चलिए एक बारी मैं रिपीट कर देता हूं, अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आया। आई एम रिपीटिंग इट अगेन फॉर यू ऑल, आई एम रिपीटिंग इट अगेन फॉर यू ऑल, ठीक है। ओके, सिंपल सी बात उन्होंने ये बोली है, अगर कोई इंडिया, मान लीजिए यहां पर इंडिया की कंपनी है, यहां पर इंडिया की कंपनी है जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करना चाहती है, जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करना चाहती है, ऐसे पर्सन को, मान लीजिए कोई चाइना का पर्सन है, चाइना का पर्सन है, चाइना का पर्सन मतलब चाइना का इंडिविजुअल भी हो सकता है, चाइना का बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम उसे तब तक ऑफर नहीं भेज सकते जब तक वो चाइना का पर्सन हमारी गवर्नमेंट का
अप्रूवल ना ले ले, पहले उसे हमारी गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। जब वो हमारी गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लेगा तब ये वाली कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर भेजेगी, और वो पर्सन इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के उसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल अटैच करके वापस भेजेगा, तभी उसे जो है सिक्योरिटीज अलॉट होगी, तभी उसे जो है सिक्योरिटीज अलॉट की जाएंगी। ठीक है, और ये कंट्रोल इसलिए रखा है ताकि जो बाहर की, जो हमारी आसपास की कंट्रीज है, वो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों में कंट्रोल तो नहीं ले रही है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भैया हमारी जो मेजर कंपनीज है, अगर उनपे कहीं किसी पास वाली कंट्री का कंट्रोल होगा तो फाइनेंशियली हमें दिक्कत आ सकती है, फाइनेंशियली इंडिया को दिक्कत हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को। इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट के अप्रूवल जो है पहले से ही प्रायर मैंडेटरी कर दिया गया है, ताकि उस पर टोटली नजर रखी जाए। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा एप्लीकेशन फॉर्म। पहले भी बता चुका हूं, ये जो कंपनी पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर भेजती है, ये कौन से फॉर्म में भेजती है? पास 4 में भेजती है। कौन से फॉर्म में? पास 4 मैंने आपको दिखा दिया। पास फॉर्म में हमेशा क्या होगा? सीरियली नंबर्ड होगा। मतलब अगर ए को भेजा तो ए पर 1 नंबर लिखा होगा, बी को भेजा बी पर 2 नंबर लिखा होगा, ताकि पता चल सके कि कितने ऑफर इशू करे गए हैं। प्लस उस पर क्लियरली नाम मेंशन होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में क्लियरली नाम मेंशन होगा कि किस पर्सन को दिया जा रहा है, किस पर्सन को ऑफर किया जा रहा है, उसका नाम क्लियरली मेंशन होगा। और आप इसे भेज सकते हो, कंपनी या तो इसे राइटिंग में मतलब फिजिकल मोड में भेज सकती है, लेटर वेटर करके फॉर्म में मार के प्रिंट करके लेटर भेज दिया, या इलेक्ट्रॉनिक मोड, और आज की तारीख में तो लोग ईमेल ही भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी भेज सकती है। कितने दिन के अंदर भेजेगी? सेंट विद इन 30 डेज ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम। रिकॉर्ड नेम कहां हुआ था बेटा? पास 5 में। पास 5 के अंदर जिस दिन कंपनी ने नेम रिकॉर्ड किया, पास 5 के अंदर जिस दिन उसका नाम, उसका पता, सब कुछ रिकॉर्ड किया, उसके 30 दिन के अंदर हम उसे क्या भेज देंगे? पास 4 भेज देंगे। उसके 30 दिन के अंदर हम क्या भेजेंगे? पास 4 भेज देंगे। ठीक है, ओके। एंड क्या अगर हमने मिस्टर ए को ऑफर दिया है, अगर हमने लेटर मिस्टर ए को दिया है, तो क्या मिस्टर सी अप्लाई कर सकता है? क्या मिस्टर ए को ऑफर दिया बट ए ने कहा मेरा मन नहीं है यार, सी तू अप्लाई कर दे, क्या सी कर सकता है? द आंसर इज नो। नो पर्सन अदर देन दी पर्सन सो एड्रेस, मतलब कोई और पर्सन नहीं कर सकता उस पर्सन के अलावा अप्लाई इस एप्लीकेशन फॉर्म में। यानी अगर ए को हमने लेटर दिया है तो एक्सेप्टेंस भी ए से ही आएगी, कोई और पर्सन उसकी जगह फॉर्म भर के नहीं दे सकता, कोई और पर्सन अपने नाम पर अप्लाई नहीं कर सकता है। यानी गुरप्रीत सर को अगर हमने भेजा है तो नूरा मैम अप्लाई नहीं कर सकती, नूरा मैम अप्लाई नहीं कर सकती। और अगर एप्लीकेशन में ऐसी कोई कंडीशन लिखी है कि नहीं गुरप्रीत सर को दिया तो भी कोई और पर्सन कर सकता है, तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। यानी अल्टीमेटली वो बोल रहे हैं राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं होता, राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं होता। अच्छा, कंपनी को जितने भी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर देती है, कंपनी जितने भी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर देती है, उसका रिकॉर्ड कौन से फॉर्म में रखती है? उसका रिकॉर्ड रखती है पास 5 में। किस में रखती है? पास 5 में रिकॉर्ड करती है और पास 4 को इशू करती है। पास 5 में रिकॉर्ड करती है, पास 5 में इशू करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे ही कंपनी, मान लीजिए कंपनी ने मिस्टर ए को पास 4 भेजा, मिस्टर ए को ऑफर अच्छा लगा, तो वो क्या करेगा? सेम फॉर्म को भर के पास 4 को फिल करके, कौन सा फॉर्म? पास 4 फिल करेगा, कौन सा पार्ट? पार्ट बी को फिल करके साथ में क्या देगा? एप्लीकेशन मनी देगा। साथ में क्या देगा? एप्लीकेशन मनी देगा। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर एप्लीकेशन मनी कैश में जमा नहीं करा सकते। आप चाहो तो चेक दे दो, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे कि यूपीआई हो गया, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, उससे दे सकते हो, बट कैश अलाउड नहीं है। कैश में आप नहीं दे सकते। कैश में क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज बेटा ट्रेस नहीं रहता है कि वो पैसा कहां से आया। और प्लस जब आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दे रहे हो चाहे चेक से दे रहे हो, पैसा पता है कहां से कटना चाहिए?
ओनली एंड ओनली मिस्टर ए का बैंक अकाउंट यूज हो सकता है, वो किसी और के बैंक अकाउंट से पैसा नहीं दे सकता। क्या वो अपनी मम्मी का बैंक अकाउंट यूज कर सकता है? नहीं। क्या वो अपनी वाइफ का बैंक अकाउंट यूज कर सकता है? नहीं। क्या वो अपने पापा का बैंक अकाउंट यूज कर सकता है? नहीं। लॉ कह रहा है जिसको ऑफर दिया है पैसा भी उसी के ही बैंक अकाउंट से कटना चाहिए, पैसा भी उसके बैंक अकाउंट से ही कटना चाहिए। और इसीलिए तो कैश अलाउड नहीं है, क्योंकि कैश तो आप किसी से भी लेकर दे दोगे, इसीलिए बैंक अकाउंट की बात करी गई है। सो यही बात यहां पर बोली है, द पर्सन हु इज आइडेंटिफाइड एंड प्रोवाइडेड विद द प्राइवेट प्लेसमेंट इफ विलिंग टू सब्सक्राइब, अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो वो सेम लेटर को वापस से भर के दे देगा अलॉन्ग विद द सब्सक्रिप्शन मनी। और ये जो सब्सक्रिप्शन मनी होगी, आप चेक दे सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हो, अदर बैंकिंग चैनल से दे सकते हो, लेकिन कैश से नहीं दे सकते, और ये जो पैसा आप दोगे ये किसके बैंक अकाउंट से कटेगा? ये उसके बैंक अकाउंट से कटेगा जिसने जिसने क्या किया है, जिसने अप्लाई किया। सिर्फ उसी के बैंक अकाउंट से काटा जाएगा, सिर्फ उसी के बैंक अकाउंट से काटा जाएगा। और किस बैंक अकाउंट से पैसा आया है उसका रिकॉर्ड भी कंपनी मेंटेन करेगी कि कौन से बैंक अकाउंट से पैसा आया है, कौन से बैंक अकाउंट से पैसा आया है। और यहां पर बैंक अकाउंट मेरे ख्याल से मांगा भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पास 4 में बैंक अकाउंट मांगा गया था। ये देखो, ये रहा, ये देखो, यहां पर मुझे अपना, जब गुरप्रीत सर भर रहे हैं तो मुझे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भरना पड़ेगा। यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा कि कोटक बैंक का है, बैंक अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा, तो वो डिटेल मुझे यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी, यहां पर वो डिटेल मुझे मेंशन करनी पड़ेगी, ताकि कंपनी के पास रिकॉर्ड होगी कंपनी के पास कौन से बैंक अकाउंट से पैसा आया और वो पैसा इसी पर्सन के नाम के बैंक अकाउंट से आया है या नहीं, वो भी चेक किया जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब क्वेश्चन ये आता है, सर अगर हमने ज्वाइंट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया है, मतलब अगर कंपनी ने गुरप्रीत सर एंड नूरा मैम को, गुरप्रीत सर एंड नूरा मैम को ज्वाइंट ऑफर दिया है, तो किसके बैंक अकाउंट से कटेगा? ये बड़ी दिक्कत की बात है भैया। अगर गुरप्रीत सर और नूरा मैम को ज्वाइंट ऑफर दिया है तो किसके बैंक अकाउंट से कटेगा? गुरप्रीत सर के बैंक अकाउंट से, नूरा मैम के बैंक अकाउंट से, या दोनों के बैंक अकाउंट से आधा आधा कटेगा? तो लॉ कहता है जिसका नाम एप्लीकेशन में पहले लिखा होगा, जिसका नाम एप्लीकेशन फॉर्म पे पहले लिखा होगा, उसके नाम से कटेगा, उसके बैंक अकाउंट से पैसा काटा जाएगा, उसके बैंक अकाउंट से पैसा काटा जाएगा। तो सारे बच्चे इसके लिए फटाक से खुद से ये इलुस्ट्रेशन रीड कर लीजिए, खुद से ये इलुस्ट्रेशन रीड कर लीजिए। सारे बच्चे इस इलुस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। गाना नहीं गाना है। पढ़ लिया सबने? चलिए मैं रीड करता हूं, आइए, लेट मी रीड इट। रूही एंड हर ब्रदर सोहित, रूही और उनका भाई सोहित को ज्वाइंटली 1000 इक्विटी शेयर्स का इस कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट दिया था, इस कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट दिया था। ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर यानी पास 4 में दोनों का नाम मेंशन था, लेकिन पहले किसका नाम मेंशन था? पहले रूही का नाम लिखा गया था और फिर सोहित का नाम लिखा गया था। तो आपको बताना है किसके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा। तो यहां पर सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां पर रूही का नाम पहले लिखा था,
क्योंकि यहां पर रूही का नाम पहले लिखा था, सिंस रूहीज नेम appear first in the application, therefore the subscription of rupees 1 lakh shall be payable by her from her bank account only, or it is the duty for the company to ensure कि कंपनी जो पैसा है वो उसके बैंक अकाउंट से आए, ना कि उसके भाई सोहित के बैंक अकाउंट से आए। सो यही थर्ड पॉइंट में लिखा है कि अगर ज्वाइंट होल्डर्स को ऑफर दिया जा रहा है तो जो पैसा पेबल होगा सब्सक्रिप्शन से वो उसके बैंक अकाउंट से किया जाएगा जिसका नाम पहले एप्लीकेशन में आता है, जिसका नाम पहले एप्लीकेशन में आता है। ठीक है, ओके सर। और यहां पर लिखा है कि कंपनी तब तक पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकती, कंपनी ने जो प्राइवेट प्लेसमेंट में पैसा उठाया है वो तब तक यूटिलाइज नहीं कर सकती जब तक कंपनी अलॉटमेंट ना कर दे, और अलॉटमेंट करके रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी के साथ फाइल ना कर दे। यानी जैसे ही कंपनी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट यानी पास 3 फॉर्म फाइल करेगी तो कंपनी अब उन पैसों को क्या कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है। अब उन पैसों को क्या कर सकती है, यूटिलाइज। नेक्स्ट है बेटा सबसेक्शन 5, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, ये किस में पूछा जाएगा, एमसीक्यू में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना क्या कहना चाह रही है। ये कहना चाह रही है कि मान लीजिए अगर कंपनी ने अप्रैल में, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, कंपनी ने अप्रैल में एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किया, यहां पर करते हैं, कंपनी ने अप्रैल के अंदर एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किया, ठीक है, और उसका अलॉटमेंट मान लीजिए यहां पर हो रहा है, उसका अलॉटमेंट यहां पर हो रहा है। यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर स्टार्ट कर दिया था, मतलब पूरा प्रोसेस, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना, पास फाइट में लिखना, जनरल मीटिंग बुलाना, है ना। और यहां पर उसका अलॉटमेंट कंप्लीट हो रहा है, यहां पर उसका अलॉटमेंट कंप्लीट हो रहा है। तो कंपनी इस पीरियड के अंदर कोई नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं ला सकती। यानी जब तक आपका पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर या तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, या तो आपका पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कंप्लीट कर लो, या तो उसे विड्रॉ कर लो, या तो उसे विड्रॉ कर लो, या उसे अबंडन कर लो, या उसे बंद कर दो। उसके बाद ही नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाया जा सकता है। अगर पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ है तो नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कंपनी नहीं ला सकती। मतलब ऐसा नहीं कि एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का प्रोसीजर चल रहा है और कंपनी बीच में ही नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर स्टार्ट कर दी, ऐसा कंपनी नहीं कर सकती है, ऐसा कंपनी नहीं कर सकती। नो फ्रेश ऑफर और इन्विटेशन अंडर दिस सेक्शन शॉल बी मेड। कंपनी कोई नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर या नया प्राइवेट प्लेसमेंट इन्विटेशन नहीं कर सकती है जब तक कि पुराने ऑफर का अलॉटमेंट, जब तक कि पुराने ऑफर का अलॉटमेंट या तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, या तो विड्रॉ हो जाना चाहिए, या अबंडन होना चाहिए। उसके बाद ही फ्रेश ऑफर लाया जा सकता है, उसके बाद ही फ्रेश ऑफर लाया जा सकता है। इस पॉइंट को आप कट कर देंगे, इस प्रोवाइजो को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है बेटा कि कंपनी कितने दिन के अंदर अलॉटमेंट कर देगी। यह भी अगेन टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट को कितने दिन के अंदर क्या कर देगी, अलॉट कर देगी। सबसे पहले मान लीजिए कंपनी को एप्लीकेशन मनी यहां पर रिसीव हुई है, कंपनी को रिसीव्ड बाय कंपनी को एप्लीकेशन मनी यहां पर रिसीव्ड हुई है, तो 60 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर कंपनी को क्या करना है, अलॉटमेंट कंप्लीट कर देना है, अलॉटमेंट कंप्लीट कर देना है। अगर कंपनी 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी, अगर कंपनी 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं करती तो अगले 15 डेज के अंदर क्या करना होगा, खुद से बता दो। अगले 15 डेज के अंदर कंपनी को क्या कर देना है, पैसा रिटर्न कर देना। या तो 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट कर दो, अगर 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं कर पा रहे तो 15 दिन के अंदर पैसा रिटर्न कर दो। अगर 15 दिन में पैसा नहीं रिटर्न करा तो क्या लगना चालू हो जाएगा, इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो इंटरेस्ट का रेट है ना वो 15% पर एनम नहीं है, 15% पर एनम पब्लिक ऑफर में था, यहां पर बेटा है 12% पर एनम। और ये डायरेक्टर नहीं, ये कंपनी, वहां पर डायरेक्टर पे करते थे, यहां पर कंपनी को पे करना है 12% पर एनम। लेकिन एक स्पेशल पॉइंट है यहां पर। क्या स्पेशल पॉइंट है, आपको लग रहा होगा कि यहां पर इंटरेस्ट लगेगा जब 15 दिन खत्म होंगे तब, यानी अगर कंपनी ने 15 दिन में पे नहीं करा है ना तो 15th डे खत्म होने पर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन लॉ कहता है नहीं,
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लॉ कहता है जिस दिन 60 डेज ओवर होंगे ना, अगर आपने अगले 15 दिन में पैसा नहीं दिया तो इंटरेस्ट 60 डे खत्म होने के बाद से ही लगना चालू हो जाता है। 60 डे खत्म होने के बाद से ही लगना चालू हो जाता है। यही बात मेरे बच्चा यहां पर लिखी हुई है, यही बात। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 15 दिन खत्म होने पर नहीं लग रहा। 15 दिन में अगर नहीं दे पाए तो इंटरेस्ट तो 60 डे खत्म होने के बाद से अगले दिन से ही लगना चालू हो जाएगा, लगना चालू हो जाएगा। So a company making offer under this section shall allot its securities within 60 days from the date of receipt of application money. If company fails to make allotment within 60 days, अगर 60 दिन में allotment नहीं हुआ तो रिफंड कर देना पैसे को within 15 days from the expiry of 60 days. 60 डेज खत्म होने के बाद 15 दिन और मिलेंगे, 15 दिन के अंदर रिफंड कर देना। लेकिन अगर कंपनी फेल हो जाती है एप्लीकेशन मनी को रीपे करने में, ठीक है, देन इट शॉल बी लाइबल टू रीपे मनी विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द एक्सपायरी ऑफ 60th डे। 60th डे, ठीक है, ठीक है, ये बात उन्होंने मेंशन करी है। यहां पर मुझे लगता है इधर 15 डेज आना चाहिए, इधर 15 डेज। इफ द कंपनी फर्दर फेल्स टू रिपे द एप्लीकेशन मनी विद इन दी 15 डेज, अगर वो नेक्स्ट 15 डेज में नहीं कर पाती है, देन इट शॉल बी लाइबल टू रिपे दी मनी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% फ्रॉम दी 60th डे। क्लियर है? अब यहां पर भी सर जो एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिलती है वो कंपनी को जैसे पब्लिक ऑफर में पैसा मिलता था तो कहां रखते थे? सेपरेट बैंक अकाउंट में रखते थे, शेड्यूल्ड बैंक में रखते थे। यहां पर भी सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेंगे, शेड्यूल्ड बैंक में रखेंगे, और सिर्फ दो पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। कौन सा? या तो अलॉटमेंट होगा सिक्योरिटीज का, या पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, या पैसा या तो अलॉटमेंट होगा या रिफंड होगा, या तो अलॉटमेंट होगा या तो रिफंड होगा। ठीक है, ओके सर। सारे बच्चे इस पॉइंट को रीड करेंगे और मुझे इस पॉइंट का मतलब बताएंगे। सारे बच्चे इस पॉइंट को रीड करेंगे। चिराग बेटा अगर प्राइवेट कंपनी है तो यस, ठीक है चिराग, बिल्कुल। जैसे आप प्रोस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, ठीक है, जैसे आप प्रोस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट देते हो, लेकिन आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का एडवर्टाइजमेंट देना अलाउड नहीं है। आप प्रोस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, लेकिन आप no company shall release any public advertisement, utilize any media, marketing or distributing channel to inform the public at large about private placement। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का किसी भी तरीके से कोई भी एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, अरे भैया पब्लिक को क्यों बताना है? जब गुरप्रीत सर को ऑफर देना है तो सिर्फ गुरप्रीत सर को बताओ ना, पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है। चलिए ओके सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, सब सेक्शन 8। बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि कंपनी तुम जिस दिन अलॉटमेंट कर देती हो सिक्योरिटीज का, तुम जिस दिन क्या कर देती हो? अलॉटमेंट कर देती हो सिक्योरिटीज का, तो तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम उसके 15 दिन के अंदर अगर अलॉटमेंट कर दिया तो, अलॉटमेंट नहीं हुआ तो पैसा रिफंड करना है, बट अगर तुमने अलॉटमेंट कर दिया तो उसके 15 दिन के अंदर आरओसी के पास
रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कौन से फॉर्म में? पास 3 में। कौन से फॉर्म में? पास 3 के अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फाइल करना पड़ेगा, जिसमें तुम्हें सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी अलॉटमेंट की। यही बात नेक्स्ट पॉइंट में लिखी है कि अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन फॉर्म पास 3 शॉल बी फाइल्ड विद द आरओसी विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। यानी जिस दिन अलॉटमेंट हुआ उसके 15 दिन के अंदर आरओसी को पास 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, जिसमें लिस्ट ऑफ ऑल अलॉटीज, जिस जिसको अलॉट किया उसका पूरा नाम, उसका एड्रेस, उसका पैन, उसका ईमेल आईडी, कौन सी सिक्योरिटी, कौन सी तारीख को अलॉटमेंट हुआ, उसकी फेस वैल्यू, बदले में क्या मिला, वो सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी? मेंशन करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। अगर कोई कंपनी पास 3 फाइल नहीं करती, अगर कोई कंपनी पास 3 15 दिन में फाइल नहीं करती, मान लीजिए किसी कंपनी ने 15 दिन की जगह किसी कंपनी ने 15 डेज में फाइल करना था, बट कंपनी ने क्या किया? 19 डेज में फाइल करा। मतलब कितने दिन डिले कर दिया? 4 डेज डिले कर दिया फाइलिंग पे। तो आपको नहीं लगता कि इस कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए? आपको नहीं लगता? अगर 15 दिन के अंदर पास 3 फाइल होना चाहिए था और कंपनी ने 19 डेज लगा दिए, यानी 4 दिन का डिले कर दिया, तो 4 दिन की फाइन लगनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है, फॉर डिफॉल्ट इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अगर आपने अलॉटमेंट में डिले कर दिया तो कंपनी का प्रमोटर और कंपनी के सभी डायरेक्टर जो हैं उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी 1000 रुपीज पर डे की, जब तक वो इस डिफॉल्ट को ठीक नहीं कर लेते। मैक्सिमम 25 लाख रुपए की, मैक्सिमम 25 लाख रुपए की। यानी यहां पर कितना पैसा लग जाएगा? 1000 रुपीज फॉर 4 डेज डिले, 4000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। 4000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। कंपनी पर 4000 की पेनल्टी अलग लगेगी, प्रमोटर्स पर 4000 की पेनल्टी अलग लगेगी और डायरेक्टर्स पर 4000 की पेनल्टी अलग लगेगी। ये टोटल पेनल्टी नहीं है, ये अलग अलग सब पर पेनल्टी लगा दी जाएगी 4-4 हजार रुपए की। तो यही बात यहां पर इस एग्जांपल में भी लिखी है। एन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन 9 नवंबर। 9 नवंबर को हमने अलॉटमेंट किया। 15 दिन कितने, कौन सी तारीख को होंगे? 9 और 1 10, 10 20 20 24 नवंबर को हमारा पास 3 फाइल हो जाना चाहिए था। हमारा 24 नवंबर को पास 3 फाइल हो जाना चाहिए था, लेकिन इस कंपनी ने 28 नवंबर को फाइल किया। इस कंपनी ने कब फाइल किया? फाइल होना चाहिए था 24 नवंबर को, फाइल किया 28 नवंबर को। यानी कितने दिन डिले कर दिया? 4 दिन डिले कर दिया। तो 4000 रुपए की पेनल्टी कंपनी पर, उसके प्रमोटर और उसके डायरेक्टर्स पर लगा दी जाएगी। 4000 कैसे आया? 4 into 1000 करके आया। 4 into 1000 दैट इज 4000 रुपीज। ठीक है। प्लस ये ऊपर वाली पेनल्टी थी वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के डिले की थी। लेकिन अगर किसी कंपनी ने सेक्शन 42 को तोड़ा, सेक्शन 42 को तोड़ा मतलब अगर किसी कंपनी ने 200 से ज्यादा लोगों को ऑफर कर दिया प्राइवेट प्लेसमेंट के ऑफर के अंदर, अगर किसी कंपनी ने भैया पहले नाम नहीं लिखा डायरेक्टली ऑफर भेज दिया, तो ऐसे पर्सन की वाट लगा दी जाएगी। कितनी? ध्यान से देखना, अमाउंट कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। प्रमोटर एंड डायरेक्टर पर फाइन लगाया जाएगा, प्रमोटर एंड डायरेक्टर पर फाइन लगाया जाएगा। जितना पैसा उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट से उठाया, मान लीजिए हमने 5 करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेसमेंट से उठाया और 2 करोड़ रुपीस विच एवर इज लोअर, यानी देख रहे हो कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर पे कितना बड़ा फाइन है अगर उन्होंने सेक्शन 42 को ब्रीच करके अलॉटमेंट कर दिया। अगर सेक्शन 42 को ब्रीच करके अलॉटमेंट कर दिया तो 2 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लग जाएगी इन लोगों के ऊपर। और इसीलिए सेक्शन 42 को पूरा प्रोसीजर दिल से फॉलो करना जरूरी है। प्लस उस कंपनी को पैसा भी रिफंड करना पड़ेगा, सब लोगों का पैसा भी रिफंड करना पड़ेगा along with interest, along with interest। कौन सा इंटरेस्ट रेट लगेगा? वही बेटा 12% पर एनम वाला इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन इंटरेस्ट कब पे कर देना है हमें? देखो, जिस दिन कंपनी का ऑर्डर आएगा, जिस दिन वो कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि भैया पैसा रिफंड करना है, उसके 30 दिन के अंदर हमें पैसा देना पड़ जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर हमें पैसा देना पड़ जाएगा। तो चलिए यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अरे नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मैंने कब झूठ बोला? सर आप झूठ बोल रहे हो। सर एक सेक्शन बाकी है। अबे कौन सा सेक्शन बाकी है? सर सेक्शन नंबर 447 बाकी है। क्या बात कर रहे हो? सेक्शन नंबर 447 बाकी है, पेज नंबर 3.35, लास्ट सेक्शन। इसके बाद छुट्टी कर देंगे बस। तुम भी क्या याद करोगे?
चलिए इसको बेटा देखो, दो तरीके हैं पढ़ने के, या तो टेबल फॉर्म में देखो, सेक्शन 447 कोई बड़ा सेक्शन नहीं है। सेक्शन 447 सिर्फ ये बताता है पेनल्टी के बारे में। किसके बारे में बताता है? पेनल्टी के बारे में। हमने नोट्स में भी डाला हुआ है कि सेक्शन 447, अबे ये क्या हो गया, न न न न न न न न डाला हुआ है। सेम चीज हमने नोट्स में भी डाली हुई है, सेम चीज हमने नोट्स में भी। चलिए आइए सेम चीज को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाह रही है ये। इसमें सिर्फ यार लर्न करने वाली चीज है, इसमें सिर्फ आपको लर्न करने वाली चीज है, कुछ वैसा नहीं है ना। सेक्शन 447 में कुछ ऐसा समझाने लायक नहीं है। अगर आप गलती करोगे आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको पेनल्टी लगा दी जाएगी। ठीक है, ओके सर। आइए आइए बात करते हैं सेक्शन 447 की। क्या बोल रहा है, एक चार्ट बनाना पड़ेगा इसे समझने के लिए, तब समझ पाएंगे। सेक्शन 447 कह रहा है पनिशमेंट की, फ्रॉड की, अगर फ्रॉड करोगे तो पनिशमेंट दी जाएगी। क्या बोल रहा है? सबसे पहले फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेस देन 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्नओवर। अगर कंपनी में आपने फ्रॉड किया है, कितना फ्रॉड किया है, कितना फ्रॉड किया है, चार्ट बनाते हैं। अगर आपने फ्रॉड किया है कितना, फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेस देन, फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेस देन, कितना लेस देन, कम किया है, या तो 10 लाख या तो ₹10 लाख, और बी 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। ठीक है, अगर आपने फ्रॉड किया है लेकिन उसका अमाउंट कितना है, 10 लाख रुपए या कंपनी का टर्नओवर, पहले दोनों को कैलकुलेट, टर्नओवर का 1% निकालो, उनमें से जो लोअर अमाउंट आएगा, अगर फ्रॉड का अमाउंट उससे कम है तो आपकी वाट लगाई जाएगी। कैसे वाट लगाई जाएगी आपकी, आइए देखते हैं। आपके ऊपर फाइन लगेगा अप टू ₹50 लाख। कितना फाइन लगेगा आपके ऊपर? फाइन लगेगा कितना फाइन, 0 से लेकर 50 लाख रुपए तक का, 0 से लेकर 50 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा, या इंप्रिजनमेंट होगी, इंप्रिजनमेंट होगी। कितनी इंप्रिजनमेंट होगी, कितनी इंप्रिजनमेंट होगी, अप टू 5 ईयर्स, यानी 0 से 5 ईयर्स तक की, एंड हो सकता है बोथ हो जाए, एंड हो सकता है बोथ हो जाए। ये फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, कि अगर फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेस देन 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर, तो उस केस में कितनी पनिशमेंट मिलेगी वो आपको बताई गई है। फाइन 0 से 50 लाख, इंप्रिजनमेंट 0 से 5 लाख, एंड बोथ। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, अगर फ्रॉड, अगर फ्रॉड, ऑफ कोर्स सी बात है, यहां पर लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा। यहां पर लेस देन, यहां पर लेस देन था, दूसरे में क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा। फ्रॉड इन्वॉल्विंग मोर देन, फ्रॉड इन्वॉल्विंग मोर देन ए ₹10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। और उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा पब्लिक, नो पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, मतलब पब्लिक को नुकसान नहीं हो रहा है, नो पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, या पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जिसमें उस फ्रॉड से पब्लिक को नुकसान हो रहा है, जनहित में नुकसान हो रहा है। अगर लोग, जैसे नॉर्मली जब आप प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट करते हो तो उसमें पब्लिक का नुकसान होता है, उसमें पब्लिक का नुकसान होता है, तो वहां पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्रॉड, यानी जितना अमाउंट, मिनिमम जितने का आपने फ्रॉड किया, मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड। ठीक है, तो यहां पर फाइन कितना लगेगा, ध्यान से देखिएगा, फाइन लगेगा
फ्रॉड अमाउंट से लेकर 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड अमाउंट, फ्रॉड अमाउंट से लेकर 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड अमाउंट, 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड अमाउंट, ठीक है, ओके। उसके बाद एंड, एंड का मतलब यहां पर और नहीं है, दोनों चीजें होंगी, फाइन भी लगेगा और जेल भी पक्का होगी, जेल भी पक्का होगी, कितनी, मिनिमम 6 महीने से लेकर 10 साल तक की। एंड जेल लिख देता हूं, मिनिमम 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 10 साल, मैक्सिमम 10 साल, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे इधर होना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, है ना। फिर अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो यहां पर वही 3 टाइम है, सब कुछ सेम है, अगर आप देखोगे सब कुछ सेम है, यानी फाइन सेम है, फ्रॉड का अमाउंट जितने का भी फ्रॉड किया है और 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड, एंड जेल कितनी होगी, जेल, जेल कितनी होगी, यहां पर जेल को मिनिमम 6 महीने से करके हमने क्या कर दिया, मिनिमम 3 साल की जेल और मैक्सिमम 10 साल की जेल, मैक्सिमम कितनी, 10 साल की जेल। अब यहां पर मैंने मोर देन लिखा है, यहां पर लेस देन लिखा है, बट अगर अमाउंट सेम होगा और इसलिए यहां पर मोर देन नहीं एटलीस्ट आना चाहिए था, एटलीस्ट मतलब उस अमाउंट के बराबर या उस अमाउंट से ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ मेरे बच्चा पेनल्टी बताई गई है कि सेक्शन 447 में कितनी पेनल्टी है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैक्सिमम 10 साल तक की जेल जो है सेक्शन 447 के अंदर हो सकती है, मैक्सिमम 10 साल की जेल जो है हमें सेक्शन 447 के अंदर हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल, ओके। तो ये बस आपको एज ये लर्न करने वाला है, इसमें कुछ है नहीं, यू हैव टू लर्न इट, इसमें कुछ ऐसा सच एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारा चैप्टर ओवर होता है, ओके। अब रात को हम दोबारा मिलेंगे, रात को हम लोग दोबारा मिलेंगे दोस्तों, डिपेंड करता है बेटा मुस्कान सेक्शन पे, ठीक है। मुस्कान बेटा वो तो तुम गूगल कर सकती हो मेरे बच्चा। टर्नओवर तो बताना सर जी, टर्नओवर क्या बताऊं बेटा हरसिमर जी, टर्नओवर में क्या जानना चाहते हो आप, टर्नओवर मतलब कंपनी के जितना टोटल रेवेन्यू अर्न किया है वो टर्नओवर है कंपनी का, ठीक है। रात को दोबारा मिलेंगे हम लोग, सेक्शन 42, सेक्शन 447, हैंड रिटन नोट्स, होमवर्क दे दे, ठीक है। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल कल से डिविडेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, डिविडेंड चैप्टर, तो वो दूसरे मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो देख लेना आप लोग। यस केशव, चलिए होमवर्क में लास्ट क्वेश्चन कौन सा दिया था, लास्ट क्वेश्चन दिया था मेरे हिसाब से तो यार देखो, अब तो जितने बचे हुए हैं पिछले चैप्टर के वो सारे कर लेने चाहिए आपको, बट फिर भी मैं आपको दे देता हूं क्योंकि कल से मैं आपको प्रोस्पेक्टस चैप्टर के क्वेश्चन होमवर्क में देना चालू कर दूंगा, कल से मैं आपको प्रोस्पेक्टस चैप्टर के क्वेश्चन देना चालू कर दूंगा। लास्ट बताइए कौन सा दिया था, न 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 न, ठीक है अश्वनी जी, 18 दिया था ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क में, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके बाद इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24 ले लीजिए, कल से प्रोस्पेक्टस चैप्टर के क्वेश्चंस होमवर्क में आने मिल जाएंगे कल से। आज तो हमें इनकॉर्पोरेशन है क्योंकि कल से हम चैप्टर चेंज कर रहे हैं, तो होमवर्क भी चेंज हो जाएगा, तो कल से प्रोस्पेक्टस के होमवर्क मिलना चालू हो जाएगा। अभिषेक बेटा लॉ उस पर साइलेंट है, लॉ बताता नहीं है,
केशव बेटा राइटिंग प्रैक्टिस में बेटा मैं एक दो बार डांस करके दिखाता हूं बस। जोगिंदर बेटा जान मांग लो टीचर की, लेकिन छुट्टी मत मांगो। यस वैष्णवी। हरसिमर बेटा ये क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस लिखा है तो लिखने होंगे ऑफ कोर्स। चलो बाय बाय, टेक केयर। हाँ